अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरशद असलम और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस पे कैसे काबू पाया जाता है किसी भी इकॉनमी में। तो ये सब चीज़ें हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आ गए हमारे मेन पेज पे। तो आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई। तो इसकी डेफिनेशन: इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ अ मनी। मतलब कि अगर आपकी जो प्राइस हैं वो गुड्स की हो या सर्विसेज की, वो बढ़ जाएं और जो उसकी प्राइस मनी की वैल्यू है वो कम हो जाए। अ सिचुएशन वेयर जनरल प्राइस लेवल इज प्रेजेंटली मूविंग अपवर्ड इन द कंट्री और इकॉनमी इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। और दूसरी जो सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल सी जो इसकी डेफिनेशन वो ये है कि इट इज़ द केस ऑफ टू मच मनी चेजिंग अ फ्यू गुड्स। मतलब कि आपके पास पैसा ज़्यादा हो लेकिन आपको जो चीज़ें ख़रीदनी है, जो आपने जो चाहिए उनकी मिकदार कम हो। तो इसी तरह की टू मच मनी चेजिंग अ फ्यू गुड्स। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ कुछ दिन पहले 20 रुपए की थी, ठीक है, तो और वो आज कल के दौर में वो 50 रुपए की होगी, तो मतलब कि कल और आज में जो फ़र्क है वो 30 रुपए का हो गया। मतलब वो जो 30 रुपए है वो आपकी महंगाई हो गई है। डिक्रीजिंग इन परचेजिंग पावर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो फार्मूला है वो ये: इन्फ्लेशन रेट चेंज इन प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब चेंज इन प्राइस और रियल चेंज, मतलब कि जो प्राइस जो आजकल की प्राइस है, चेंजिंग इन प्राइस है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल 30 रुपए थी तो वो 30 रुपए हमने यहाँ लिख देनी है। जो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी वो थी 50 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100 जो उसका रेशो होगा इन्फ्लेशन रेट, वो हमारे निकल आएगा। ये है इन्फ्लेशन रेट निकालने का फार्मूला। तो इसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में कौन कौन सी टाइप्स हैं वो हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन: क्रैपिंग इन्फ्लेशन, ऐसी इन्फ्लेशन जो आहिस्ता आहिस्ता से किसी इकॉनमी में बढ़े। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस ना हो तो लेकिन वो बढ़ती हो। मतलब किसी चीज़ की कम आज 1 रुपए की है तो वो कल 2 की हो जाए, ये परसों 3, मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बढ़े लेकिन वो बढ़ रही हो, वो होती है क्रैपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन में ऐसी है कि वो तेज़ी से बढ़ने वाली। मतलब आज जैसे कि आजकल पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो ग्लोपिंग इन्फ्लेशन की एक आम मिसाल है। मतलब वो हर महीने या हर हफ्ते उसमें चेंजिंग आ रही है। मतलब 5-10 रुपए की चेंजिंग आ रही है, वो है तेज़ी से बढ़ने वाली इन्फ्लेशन। उसके बाद है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन जो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल ये आप कोरोना डेज़ की मिसाल ले लें। इसमें जो अक्सर चीज़ों की जो कीमतें थी वो इतनी तेज़ी से आसमान को छू गई थी कि बस, तो इसी वजह से जो हाइपर इन्फ्लेशन है ये उसी की मिसाल है। मतलब एक 5% से लेकर किसी तरह 100% या 100-200% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ जाए किसी इकॉनमी में कुछ ही दिनों में, और कुछ ही मतलब दिनों में जो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट दोनों एक ही तरह से, मतलब एक ही बराबर, दो साइड बाय साइड जो बढ़ रहे हो, मतलब बेरोज़गारी और महंगाई एक साथ दोनों बढ़ रही हैं, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसके बाद है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है, ये महंगाई के उल्ट है, लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता महंगाई भी बढ़ती है और जो प्राइस लेवल है वो भी कम होता जाता है। मतलब जो उसकी मनी ऑफ वैल्यू जो है वो भी कम होती जाती है। उसके बाद है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या, तलब की वजह से, मतलब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी जो है कीमत में इजाफा हो जाए, वो होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल आप कोरोना डेज़ में जो मेडिसन्स थी, मास्क थे, इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से इनकी प्राइसेस में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजिंग आई है। तो इसी वजह से जो इनकी मेडिसन्स की जो मतलब इन्फ्लेशन में मेडिसन्स की जो प्राइस लेवल बढ़ने की वजह थी वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी, क्योंकि तलब की वजह से जो बढ़ी है ना, मतलब डिमांड की वजह से किसी चीज़ की डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस लेवल चेंज हो जाए ना, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाती है। उसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार हैं उनके वजह से, उनकी कीमतें इजाफा होने की वजह से जो कीमतों में इजाफा हो जाए ना, वो उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद आते रहते हैं हम कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कि इसकी वजूहात क्या हैं बढ़ने की वजूहात। तो इसकी वजूहात कुछ ऐसी हैं
पहले है कंजम्पशन फंक्शन, मतलब कि खर्च करना ज़्यादा, मतलब कि आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है तो वो बेधड़क खर्च कर देते हैं, मतलब आज की या ये वो, मतलब कुछ शौकी भी होते हैं, कुछ ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। जो सेविंग जो है ना वो ना होना ना तो बहुत बड़ा नुकसान है ये तो, मतलब सेविंग कंजम्पशन के उल्टी है। तो आप सेव नहीं करते, कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, कुछ एक ऐसा वक्त आएगा तो मतलब आपके पास पैसा नहीं होगा। इसी वजह से कंजम्पशन, कुछ लोगों के ज़्यादा कंजम्पशन करने की वजह से बाकी लोगों को इन्फ्लेशन झेलनी पड़ती है। उसके बाद आता है एक्सेसिव पॉपुलेशन, मतलब कि ज़्यादा आबादी, मतलब किसी भी मुल्क में अगर आबादी जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें इन्फ्लेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से कि कंट्रोल, अगर आबादी पे कंट्रोल कर लिया जाए तो काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है, काफ़ी हद तक गुर्बत पे कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर किसी मुल्क में पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद है डिफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब कि गलत हुकूमती फिनांस पॉलिसीज़, मतलब कभी कभी हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ कर जाती है जिसकी वजह से उसको भी नुकसान उठाना पड़ता है, और जो पब्लिक होती है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से। उसके बाद है फॉरेन इकोनॉमिक एड, मतलब बैरूनी इमदाद ना हो जाना या बैरूनी ममालिक से जो है वो हमारे ताल्लुकात अच्छे ना होना, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते और काफ़ी ज़्यादा मुल्क में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। उसके बाद है डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी, मतलब कि हमारे मुल्क की अगर फॉर एग्जांपल डॉलर की, अगर हम अपने पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डॉलर के हिसाब में देखें तो हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा, मतलब कोई इन्वेस्ट नहीं करता, बैरूनी इन्वेस्टर नहीं आते, या कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी काफ़ी हद तक इन्वेस्ट नहीं करते कि हमारी मुल्क की जो वैल्यू है वो, जो मुल्क की जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत अहम वजह है। उसके बाद है इंक्रीजिंग इन ऑयल प्राइसेस, मतलब कि अगर बैरूनी एक ऑयल जो है वो एक बैरूनी, मतलब एक वर्ल्ड वाइड चीज़ है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, और उसकी प्राइसेस में काफ़ी हद तक अगर इजाफा हो जाए तो वो पूरे मुल्क पे, पूरी इकॉनमी पे असर करता है, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल को तेल चाहिए होता है, मतलब हर सेक्टर को ऑयल लाजमी चाहिए होता है, जिसकी वजह से अगर ये एक फैक्ट्री बन गया है, फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन बन गया है, अगर इसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ों की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा, और इस तरह से इंक्रीजिंग जो है इन्फ्लेशन रेट वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। उसके बाद है इंक्रीजिंग इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि किसी टैक्सेस में ज़्यादा बढ़ जाए। तो नेक्स्ट वन है इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हुकूमत अपनी पब्लिक पे लगा दे ज़्यादा से ज़्यादा तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आती हैं सोशल ईवल्स ऐसी जिसमें करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी हो गई है, उसके अलावा रॉबरीज़ हैं, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। इसके बाद आता है हाउ टू कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं, इस पर किस तरह से इसकी रोकथाम कर सकते हैं, किस तरह इसको हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, मतलब ये एक बहुत पेचीदा मामला है। दिस इज़ अ नो सिंगल रेमेडी टू कम्बैट इट, सो measures have to be taken the several fronts in which monetary measures, official measures, physical and general measures, मतलब हुकूमत कुछ ऐसे फैसले करती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिसकी वजह से इनको कम किया जाता है, इन्फ्लेशन रेट को कम किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा किया जाता है, इस तरह से मनी सप्लाई को कम किया जाता है। तो इस तरह से वो कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, उनमें कौन कौन सी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल और जनरल मेजर्स हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कई तरह से वो अपने जो होती है कंट्रोल कर सकती है मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को, और अपनी जो वैल्यू है मनी की वो बढ़ा सकती है। उनमें कौन कौन सी है, ओपन मार्केट बैंकिंग है, राइजिंग बैंक रेशो है, राइजिंग रेवेन्यू रेशो है, और उसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल है, फिजिकल पॉलिसी है, मोरल प्रेसनेशन है, और डायरेक्ट एक्शन है, और पब्लिसिटी वगैरह, मतलब अगर वो पब्लिसिटी करके भी अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। डायरेक्ट एक्शन से भी, मतलब वो किसी तरह से हुकूमत तो अपने कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, कमर्शियल बैंक जो तो हैं, उनको दोस्तों रोक ये दे था कि भाई हमारा आज मुल्क का में कर्जा नहीं टॉपिक। देना, पहले बहुत अगर ज़्यादा वीडियो पैसा आपको है, पसंद आई और है तो मनी लाइक सप्लाई करें, इस तरह शेयर करें और कंट्रोल हो सकती है। सब्सक्राइब मतलब करें ये हमारे ऐसे यूट्यूब तरीके होते हैं चैनल जिनसे को। मनी सप्लाई शुक्रिया। कंट्रोल हो जाती है। मनी सप्लाई कंट्रोल होने की वजह से मुल्क में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट कम होता है, और इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी बढ़ती है।